सेकेंडरी फिजिक्स 2022 346 जीडी पार्ट 2। जैसा कि रोज ही हम बताते हैं कि अब हम 3 पार्ट में बना रहे हैं एक सेट। तीसरे का घ क्वेश्चन उसमें रह गया था, घ तक में गया था पहले सेट, पहले टाइप में। एक समान दो वृत्तीय पाश चित्रानुसार व्यवस्थित हैं। चित्र बना देते हैं। ये एक लूप और एक लूप नीचे दिया है। थोड़ा गलत बनाई हमसे, एक लूप ये, एक लूप इधर। उसने कहा दो वृत्तीय पास व्यवस्थित हैं, दोनों पास में धारा एवं उनकी त्रिज्या बराबर है। जितनी धारा इस लूप में है ना, उतनी ही धारा इस लूप में है। इसमें भी धारा आई, इसमें भी धारा आई। दोनों लूप की त्रिज्या भी a है। इस लूप की त्रिज्या कौन? a। और इस लूप की त्रिज्या कौन? इसकी भी a। कहा है बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा बतानी है, और ये दूरी r दे रखी है, और ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक, 90। आज जो है ना 90 डिग्री है। ठीक, देखो बच्चों, ऐसा होता है हमेशा। क्या होगा कि हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के सवाल में डायरेक्शन बहुत परेशान करती है। देखो, दोनों वृत्ताकार लूप, दोनों की त्रिज्या बराबर, दोनों से बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बराबर ही होगा। धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला पता है, वो होता है B बराबर μ0 n I a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप देखो, जब μ0 कांस्टेंट है, धारा दोनों में बराबर है, त्रिज्या दोनों की बराबर है, दूरी दोनों की बराबर है, तो जितना चुंबकीय क्षेत्र इस लूप के कारण O पर उत्पन्न होगा, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र इस लूप के कारण O पर होगा ना। तो ये फॉर्मूला यहाँ लग सकता है। बस इतना है, x की जगह r आ जाएगा, इसमें और कुछ नहीं होगा, क्योंकि दूरी क्या है, इसमें r है, और तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तो यानी बिंदु O पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, अब वो निर्भर करने वाला है, इनके परिमाण तो बराबर हैं, दोनों के कारण इतना ही है। अब वो दिशा पर निर्भर करेगा। दिशा कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिशा के लिए जैसे ही रखें वैसे ही मैं तल पर ले रहा हूं। अंगूठा धारा की दिशा में रखेंगे, दाएं हाथ का, उंगली बिंदु की ओर जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और दिशा कैलकुलेट करेंगे। अंगूठा धारा की दिशा में रखता हूं, अंगूठा धारा की दिशा में रखता हूं, उंगली O की तरफ रखता हूं, क्या दिशा, और प्रेस करता हूं। जो धक्का देने की दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब आप देखो, अंगूठा धारा की दिशा में O पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? इस पैनल के, आप अपनी कॉपी पर बनाएंगे चित्र। मैंने पहले भी बोला है, ऐसे मत करना कि खाली सुन के खाली मजा आ रहा है, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं। अपनी कॉपी पे इसे बनाओ, अपनी कॉपी पे डायरेक्शन नोट करो, नोट्स बनाओ, लिखना सीखोगे तब अच्छा करोगे। और कॉपी पे भी उल्टा सीधा मत लिखो, बहुत साफ साफ करके लिखो। जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये क्या है, नीचे की ओर। यानी मान लिया इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इस लूप के कारण B1 है, उसकी दिशा क्या आई? तल के लंबवत नीचे की ओर। आप क्या लिखोगे? मैं लिखूंगा फ्लैट पैनल के लंबवत, तल के लंबवत नीचे की ओर। आप लिखोगे कॉपी के तल के लंबवत नीचे की ओर। चलो इसके कारण देखते हैं। वही अंगूठा कहाँ रखूं? दाएं हाथ का। आप लेफ्टी हो तब भी दाएं का लगाना। दाएं हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में रखने को तैयार, उंगली बिंदु O की ओर, दिशा नीचे की ओर आई, दोनों की दिशा। ठीक, परंतु जो सवाल अनसोल्ड में है, जो सवाल अनसोल्ड में है उसमें दिशा इस साइड नहीं है। मैं पहले अनसोल्ड का सवाल हल कर देता हूं, फिर इसका बताऊंगा आपको। जो आपका लास्ट ईयर पेपर आया था वो दिशा ऐसी आई थी 2022 में। तो अंगूठा धारा की दिशा में, उंगली O की ओर, ऊपर की ओर, तल के लंबवत ऊपर की ओर। यानी एक के कारण दिशा क्या आई? ऐसा लगा जैसे रबड़ मेरे हाथ में लग गई है ना। एक के कारण दिशा आई नीचे की ओर, और एक के कारण दिशा आई ऊपर की ओर। यानी ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ आए, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? B डैश बराबर B1 माइनस B2। दोनों B आए, तो जो आंसर क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था उसका आंसर तो 0 है। परंतु अगर ये ऐसा स्थिति ना बनती और ये धारा दिशा में उल्टी कर देता बाई चांस, जैसा मैंने कर दिया था, तो क्या होगा जी?
अगर ये धारा की दिशा में उल्टी कर देता है इसमें, तो क्या करोगे फिर? भाई उसे तो 1 मिनट लग रही है ना। और मैं एक सेंटेंस तो बोलता ही हूँ हमेशा, क्या कि एक छोटा सा परिवर्तन पूरा सवाल फिजिक्स में बदल देता है। नाना पाटेकर कुछ और कहते थे, मैं कुछ और कहता हूँ। तो इसके कारण नीचे की ओर, इसके कारण भी नीचे की ओर, तो दोनों डायरेक्शन जुड़ जाती। b बराबर b डैश बराबर b1 प्लस b2 होता, ये भी b और ये भी b होता, तो 2b होता। और b का आंसर क्या है जी? ये आंसर आ जाता μ0 n i a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 2 और आया था बस। और दिशा क्या आती? नीचे की ओर, तल के लंबवत नीचे की ओर। आगे चलता हूं जी, चौथा क्वेश्चन। ये तो ऊपर तो वही है, किसी प्रतिवर्त LLCR परिपथ में अनुनादी आवृत्ति की बात कर रहा है और आरेख बनाएगा, बना लेना। ठीक, एक क्वेश्चन आया है नया। इस क्वेश्चन में ये कहा है ए व बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए व बी के बीच की, देखो मैं ग्राफ एक बार बना देता हूं आपके लिए, जल्दी से कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे बनाने में। ठीक, देखो कितनी देर, 1 मिनट भी नहीं लगी। और आप भी बनाएं इसे, ऐसा ना करें। देखो ना फास्ट फूड खाना मतलब खाना तो आसान है फास्ट फूड, पर फास्ट फूड को बचाना बड़ा मुश्किल है ना। इसी प्रकार मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि हाथ से बनाएं जरूर, साथ साथ पॉज करके बना लें अगर आप लाइव क्लास में नहीं है तो। और ये ए और बी के बीच की धारिता पूछिए, ए और बी के बीच की। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की धारिता पूछिए, ये आप इसे सॉल्व करने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप एक तरफ ए बिंदु मान लो, एक तरफ बी बिंदु मान लो, ऊपर सी रख लो, नीचे डी रख लो। ठीक, और दूसरा चित्र बना लो। जैसे ये 4 माइक्रोफैराड किसके बीच है? ए और सी के बीच, ए और सी के बीच। ये 5 किसके बीच है? सी और डी के बीच, सी और डी के बीच। ये 4 ए और डी के बीच, ए और डी के बीच। और ये 4 सी और बी के बीच, सी और बी के बीच। और ये 4 बी और डी के बीच, बी और डी के बीच। यानी ऊपर का जो चित्र है वो मैंने पूरा ही चेंज कर दिया, इसकी कोई जरूरत मुझे अब नहीं है। ठीक, अब आप देखेंगे प्रतिरोध का सवाल हो, प्रेरक का सवाल हो, या प्रतिरोध या संधारित्र का हो, अगर इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर है, भाई ये संधारित्र है तो इनका अवरोध तो होगा कुछ ना कुछ, इनका प्रतिरोध तो है। ये सवाल व्हीटस्टोन सेतु में कुछ सोचते हैं कि प्रतिरोध में तो लगाते हैं, संधारित्र में क्यों लगाएं? अरे संधारित्र का प्रतिघात नहीं है। अगर इन दोनों का अनुपात के बराबर है तो बीच वाले तार में धारा नहीं बहती है। 4/4 1, 4/4 1, सीडी में धारा नहीं बहेगी। तो आप क्या करेंगे, जब सीडी में धारा नहीं बह रही है तो इसे भी इरेज कर देंगे। आप मेरी तरह करके दिखाओ। अब आप बताएं इसमें क्या होगा, क्या होगा इसमें? ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है, और फिर आपस में समांतर क्रम में है। प्रतिरोध श्रेणी क्रम में सीधे जुड़ते हैं और धारिता श्रेणी क्रम में उल्टी होकर जुड़ती है। तो यहाँ पर 4 और 4 को श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा तो 1/C1 बराबर 1/4 प्लस 1/4 बराबर 2/4, और C1 आ गया 2 माइक्रोफैराड। इसी प्रकार इस 4 और 4 को श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा तो 1/C2 बराबर 1/4 प्लस 1/4 बराबर 2/4, और C2 बराबर 2 माइक्रोफैराड। और फिर चूंकि ये और ये दोनों समांतर क्रम में होंगे तो C बराबर C1 प्लस C2, तो 2 + 2 बराबर 4 माइक्रोफैराड मेरा आंसर आ गया। क्लियर है जी? चलिएगा, 5वां क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम को लिखिए। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से क्या समझते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है वो होता है -VO/UO D/FE +1, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है।
और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो फॉर्मूला होता है अनंत के लिए m बराबर माइनस VO बटे UO D बटे FE, और D का मान याद है 25 सेंटीमीटर। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदक्षक की फोकस दूरियां 6.25 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। 6.25 सेंटीमीटर नेत्रिका की फोकस दूरी है। नेत्रिका को अंग्रेजी में कहते हैं आई पीस, और नेत्रिका की फोकस दूरी को FE मैं कहूँगा। FE की वैल्यू है 6.25 सेंटीमीटर। अभिदक्षक को ऑब्जेक्टिव कहते हैं, FO कहूँगा। FO है 2 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी का मतलब है लंबाई है, और लंबाई है आपका 15 सेंटीमीटर। मेरी नहीं, किसकी लंबाई है? दूरदर्शी की। अनंत के लिए, अनंत के लिए मतलब जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। लंबाई होती है लेंसों के बीच की दूरी, और अनंत के लिए लंबाई का फॉर्मूला होता है, दूरदर्शी नहीं, इसके लिए सूक्ष्मदर्शी के लिए VO प्लस FE। स्पष्ट दृष्टि के लिए लंबाई FO प्लस VO प्लस U ही होती है, और अनंत के लिए लंबाई का फॉर्मूला होता है VO प्लस FE। लंबाई 15 सेंटीमीटर है, VO हमें पता नहीं है, और FE आपकी है 6.25 सेंटीमीटर। FE ठीक, और यहां से हम VO कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 माइनस 6.25, और 15 में 6 अगर 9 बचेंगे ना, 8.75 सेंटीमीटर। आगे, अभिदक्षक से वस्तु की दूरी क्या है ताकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने? मैंने तो VO कैलकुलेट कर लिया। जब VO कैलकुलेट कर लिया, वो तो क्या पूछ रहा है आपका, 2 समीकरण यहाँ से बनती हैं। लंबाई 15 सेंटीमीटर है। कब है लंबाई? दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। अभिदक्षक से वस्तु की दूरी क्या होगी ताकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने? ठीक है, M का फॉर्मूला एक याद है आपको, आवर्धन क्षमता भी वो पूछ सकता था। यहाँ से फॉर्मूला लगा सकता हूँ, 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। FO की वैल्यू ये रही, VO की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है। आप आराम से UO कैलकुलेट कर सकते हैं। UO है वस्तु तक की दूरी। अगर आवर्धन क्षमता वो पूछता तो आवर्धन क्षमता भी मैं टैली कर सकता था इस फॉर्मूले से। ठीक है जी, तो दोनों क्वेश्चन यहाँ आपके हो जाते हैं। द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। पहले सेट में मैं कर चुका हूँ, और आप देख रहे होंगे कि लगातार बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति रेगुलर आ रहा है। बंधन ऊर्जा एवं द्रव्यमान क्षति में संबंध लिखिए, दोनों संबंध लिखिए। एक संबंध होता है E बराबर 931 गुणा डेल्टा M। ये जब होता है जब डेल्टा M AMU में है। किस चीज में है? AMU। और इसका मात्रक आता है MeV। और द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा में एक संबंध और हो सकता है, E बराबर डेल्टा M इंटू C स्क्वायर। C निर्वात में प्रकाश की चाल है, और इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो मात्रक आएगा जूल में, डेल्टा M लगाएंगे किलोग्राम में। द्रव्यमान क्षति 0.0304 AMU है। डेल्टा M की वैल्यू दे रखी है 0.0304 AMU। बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E बराबर 931 गुणा डेल्टा M, यानी कि 931 गुणा 0.0304, और ये आंसर आ जाएगा MeV में। क्लियर है जी? आगे, प्रकाश विद्युत संबंधी समीकरण का उल्लेख कीजिए और इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, कर लेना तैयार। आगे, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को समझाइए, दोनों में अंतर लिखिए। सूर्य में प्राप्त ऊर्जा किस क्रिया का परिणाम है? देखो, सूर्य में जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन का परिणाम है। सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन के कई नाभिक मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, और इस प्रोसेस में हाइड्रोजन के कई नाभिक मिलकर जब हीलियम बनाते हैं तो द्रव्यमान क्षति होती है, और जब द्रव्यमान का लॉस होगा तो द्रव्यमान ही तो ऊर्जा है, हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। वैद्युत चुंबकीय तरंग के 4 लक्षण को लिखिए। कई बार डिस्कशन हो चुका है वैद्युत चुंबकीय तरंग का, बल्कि एक बार में तो मैंने आपकी माँ का भी एग्जाम्पल दिया था, आपको याद होगा। एक वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में जेड एक्स में संचरित है। तरंग जेड एक्स में जा रही है, तरंग जो वेग है वो जेड एक्स में है ना।
इसके वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश के बारे में आप क्या कहेंगे? भाई पक्की बात है, वैद्युत क्षेत्र और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होंगे, है ना। यानी वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष में दिशा में होगा तो वैद्युत क्षेत्र अगर एक्स दिशा में होगा तो चुंबकीय क्षेत्र वाई दिशा में होगा, वैद्युत क्षेत्र वाई दिशा में होगा तो चुंबकीय क्षेत्र जेड दिशा में होगा, है ना। नहीं जेड नहीं, एक्स दिशा में होगा, जेड भी तो पक्का है, वेग है, क्लियर है ना। तो ई एक्स होगा तो बी वाई, ई वाई होगा तो बी एक्स, ये आप लिख सकते हैं। और तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होंगे, ये भी आप लिखें, इसमें तीनों ही परस्पर लंबवत होंगे। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 10 मीटर है, लैम्डा बराबर 10 मीटर है, तो आवृत्ति कितनी होगी? आवृत्ति का फॉर्मूला न्यू बराबर सी बटे लैम्डा, सी का मान होता है 3 गुणा 10 की घात 8, लैम्डा का मान 10 है, इतने हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होगी। बोलो क्लियर हो गई बात? और वो चित्र जो बनाया था वो भी आप बना देंगे साथ में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। आगे क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? बच्चों नेत्र एक ईश्वर की दी हुई हम पर असीम कृपा है। हमारे शरीर का सबसे अगर कोई प्यारी चीज़ है वो हमारी नेत्र है। और नेत्र की क्षमता देखिए, अगर मैं इस पेन को अपने यहाँ देखता हूँ तो मेरी आंखों का जो फोकस है वो इस पेन पर आ गया, इतनी दूर बोर्ड देखता हूँ तो बोर्ड पर चला गया, और दूर गेट पर देखता हूँ, गेट पर हमारी आंखें की फोकस दूरी हो गई, और दूर देखता हूँ तो, यानी ऐसा एक उपकरण हमारे अंदर है जिसकी फोकस दूरी को संयोजित करने की, समायोजित करने की क्षमता हमें दी गई है। वो ही नेत्र की समंजन क्षमता है। यानी नेत्र लेंस द्वारा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बार बार चेंज होना, अपनी जो हम देखना चाहते हैं उसके अनुसार उसका फोकस होना, वही नेत्र की समंजन क्षमता है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए, अब आप जान रहे हैं दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझाने का प्रयास करूंगा आपको। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से हम देख पाते हैं, निकट की वस्तुएं नहीं देख पाते हैं, है ना। और एक मेरा कहावत है, मैंने लिखी थी, दूर बैठा उल्लू निकटा, दूर बैठा उल्लू निकटा, ये आप याद कर लें। इससे क्या मतलब है साहब? इसका मतलब ये है कि दूर बैठा उल्लू निकटा, मैं कहना चाहता हूं कि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस एकदम से याद नहीं आता ना कभी कभी, क्योंकि दूरदर्शी दोष में कौन से लेंस का उपयोग करेंगे, निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग करेंगे। तो मैंने क्या कहा, दूर बैठा उल्लू निकटा, तो दूर बैठा उल्लू तो याद हो जाएगा। यानी दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज करेंगे, और निकटा अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज करेंगे। तो यानी दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो हम देख पाते हैं, निकट की वस्तुएं हम नहीं देख पाते हैं। और निकट की वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश किरणों को सिकोड़ने की जरूरत होती है, और प्रकाश किरणें कौन सिकोड़ता है? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं देख पाते हैं, दूर की नहीं देख पाते हैं, यानी प्रकाश किरणों का फैलाव करना होगा, और फैलाव करने में कौन माहिर है? अवतल लेंस। चलिए अब आप लोग को क्वेश्चन पर आता हूं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक बार ध्यान से समझेंगे मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूं। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु नेत्र से 150 सेमी दूर है। ठीक, निकट बिंदु 150 सेमी दूर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई देखो, चश्मा देखता है या आंखें देखती हैं? हम चश्मा ले आएंगे, चश्मा देख लेगा? देखेंगे तो आंखें ही ना। पर हमारी जो आंख है उसकी, जो ऐसा व्यक्ति है उसे 150 सेमी दूर ही दिखाई देगा। अगर कोई पेन यहां रखा है, वो चाहेगा कि इसका प्रतिबिंब 150 सेमी दूर बने। कहां बने? 150 से भी दूर। यानी उसे ऐसा चश्मा चाहिए कि जो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो पास रखा हो वो 150 सेमी दूर बना दे। वह 25 सेमी दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, पढ़ पा रहा है क्या? यानी 25 सेमी दूर रखी वस्तु है, उसे वो पढ़ना चाह रहा है बेचारा, पर आंखों की कमजोरी के कारण वो पढ़ नहीं पा रहा। वो जब पढ़ेगा जब वो पुस्तक 150 सेमी दूर रखो, तो कितनी फोकस दूरी के लेंस का उपयोग करना होगा। ठीक, यानी लेंस क्या काम करेगा वहां? लेंस 25 सेमी दूर रखी पुस्तक है, 25 सेमी दूर रखी पुस्तक है, उसे वो वहां से उठा के कहां ले जाएगा? वो उसे उठाकर 150 सेमी दूर ले जाएगा हमारी आंखों के लिए। किसके लिए? हमारी आंखों के लिए। यानी 25 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, माइनस को लगाया, वस्तु बाईं ओर रखी जाती है, वो 150 सेमी दूर जाकर बनाएगा।
लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/150 है ना, और माइनस 150 माइनस 1/-25। यानी कहने का मतलब यहाँ ये है 1/f बराबर 1/25 प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1/150। 150 में लघुत्तम ले लेता हूँ और f की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 150/5 यानी 30 सेमी। यानी प्लस में आई है तो प्लस का मतलब क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लेना होगा और उत्तल लेंस ऐसा लेना होगा जो 30 सेमी फोकस दूरी का हो। मैंने क्या बताया था? क्या बताया था? दूर बैठा उल्लू, दूरदृष्टि दोष, उत्तल आया ना, उत्तल लेंस। तो इस बात को ध्यान रखना, वो हमारी आंख का काम कर रहा है। हमारी आंख ठीक नहीं हुई चश्मा लगाने से, हमारी आंख तो 150 सेमी दूर ही पड़ेगी। बस ऐसा है, चश्मा वो जो लेंस है वो उस 25 सेमी को 150 पे फिक्स कर देगा। चलो ठीक, आगे लेंस मेकर्स सूत्र का उत्पन्न कर लीजिएगा आप अपने आप, नहीं तो वीडियो देख लीजिएगा। किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु इसमें आया है। तो ये इस प्रकार मेरा जो पार्ट था इसका समाप्त होता है। अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।